हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बात कर रहे थे अपन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, उसकी एप्लीकेशंस आज अपने को पढ़नी है। ठीक है, अपन स्टार्टिंग करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। क्या होगी अपनी हेडिंग? अनुप्रयोग, या फिर छोड़ो, आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। चलो, तो उसकी फर्स्ट एप्लीकेशंस की अपन बात करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशंस या फिर इन एप्लीकेशंस को अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाकर लेकर चलते, ताकि आप लोगों के लिए भी सही होगा और मेरे लिए भी सही होगा। तो देखो, मेरे लिए तो क्या सही होगा, सही तो आप लोगों के लिए भी होगा। तो चलो, जितनी भी एप्लीकेशंस है उसको अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाकर चलते हैं। ओके, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फिर फर्स्ट एप्लीकेशंस आपकी होगी अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए सिद्ध करो कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकता है। क्वेश्चन तो क्या होगा? अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए सिद्ध करो कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकता है। एप्लीकेशंस क्या होगी? फर्स्ट एप्लीकेशंस है आपकी कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकता है। क्लियर है? आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चंस है अपना अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए सिद्ध करो इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आ जाओ जी। अब बात करते हैं अपन माना आंसर की। आंसर नहीं मानना है, अरे आंसर तो मैं ऐसे लिख रही हूँ भाई, ये लो। अब करेंगे। माना इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या r है। यहाँ त्रिज्या कितनी कोटि की होती है? 5 फ्रेमी की होती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस क्या है अपना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता। इसके लिए अपन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? माना नाभिक की त्रिज्या r है, यहाँ त्रिज्या 5 फर्मी की होती है। 5 फर्मी का मतलब क्या होता है? तो क्या ले रहे हैं? 5 फर्मी त्रिज्या ले रहे हैं ना, ये लो। फर्मी को कैसे लिखोगे आप लोग? मीटर के अंदर, या फिर फर्मी को ऐसे लिखोगे 5 × 10⁻⁻15 मीटर। ओके, के समान है। माना इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स, स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स नाभिक की त्रिज्या के क्या होगी? तुल्य होगी। मानो ये अपन ने कोई क्या ले ली? स्थिति ले ली, और ये अपना क्या है? नाभिक है। ठीक है, इस नाभिक की अनिश्चितता, या फिर ये मान लो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो गई? ये त्रिज्या हो गई। और यहाँ पे इसका आवेश कितना है? Z है। और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी? डेल एक्स। और ये जो डेल एक्स है, ये इलेक्ट्रॉन की या फिर नाभिक की त्रिज्या की क्या होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक के तुल्य होगी। किसकी स्थिति? इस R की स्थिति। कहाँ से लेके? इस सेंटर से लेके इस स्थिति तक क्या हो जाएगी? तुल्य, या फिर इस वाली डिस्टेंस तक क्या हो जाएगी? तुल्य होगी। तो देखो, क्या अपन फिर इस R को डेल एक्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो डेल एक्स इक्वल R इक्वल 5 × 10⁻⁻15 मीटर। इक्वेशन नंबर दे दो 1 अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या फिर फ्रॉम
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ जी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोग जानते हो क्या होता है? डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2, यही होता है। चलो, यदि अनिश्चितता न्यूनतम हो, क्या हो? यदि अनिश्चितता न्यूनतम हो, न्यूनतम का मतलब होता है कि ये वाली अनिश्चितता इक्वल में हो जाएगी किसके? एच कट बाई 2 के। तो देखो, डेल एक्स डेल पी एक्स इक्वल एच कट बाई 2 निकालनी क्या है स्थिति में अनिश्चितता, तो डेल पी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास? एच कट बाई 2 डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा? डेल पी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? एच कट की वैल्यू आप लोग जानते हो ना, 1.054 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 2। डेल एक्स की वैल्यू देखो इक्वेशन 1 में आप लोगों को दे रखी है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। देखो, इसकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो मैथमेटिकल डेरिवेशंस के रूप में होगी, या फिर मैथमेटिकल वैल्यू पुट करके अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, तभी जाके अपन प्रूव कर पाएंगे कि ये इसके इक्वल में होता है या नहीं होता है। तो देखो जी, डेल पी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 1.054 10 टू पावर माइनस 34। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 10 10 15, तो क्या इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ? 10 का 14 माइनस का 14 सॉरी। अब क्या आ जाएगा? डेल पी एक्स इक्वल, इसको अपन ऊपर लेके जाते हैं। जब ऊपर लेके जाएंगे तो अपनी कैलकुलेशंस में क्या आ जाएगी? डेल पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, 1.054 10 टू पावर माइनस 26, ऐसे ही आएगी क्या? सॉरी 20। हाँ जी, ठीक है। कितने में होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। डेल पी एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 1.054 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 20 केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अपन क्या करेंगे? ये अपन ने क्या निकाला? संवेग निकाला कि नहीं निकाला? क्यों? क्योंकि एक्स की स्थिति में तो अपन ने परिवर्तन कर दिया था पहले, तो अपन के पास बचा क्या? निकालना क्या था अपने को? संवेग ही तो निकालना था। ये क्या है? संवेग है। अब अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँ कि संवेग में अनिश्चितता का यह मान, क्या? संवेग में अनिश्चितता का यह मान न्यूनतम संवेग के तुल्य कर देते हैं, या फिर न्यूनतम संवेग की तुल्य होगा। कंडीशन क्या बोलती है? संवेग में अनिश्चितता का यह मान न्यूनतम का मतलब पी मिनिमम के तुल्य होगा। ओके जी, अगर पी मिनिमम के तुल्य होगा तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें? पी मिनिमम इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास? 1 पॉइंट, वो जो वैल्यू है उसको पी मिनिमम के इक्वल में कर दो। ये लो जी, एलो। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब एक कंडीशन और लगाएंगे यहाँ पे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए P मिनिमम C ग्रेटर देन m नॉट C स्क्वायर हो, तो ऊर्जा संवेग समीकरण से यहाँ P मिनिमम C ग्रेटर देन m नॉट C स्क्वायर है, तो ऊर्जा संवेग
पीछे सब कुछ पढ़ चुके हो आप ऊर्जा संवेग समीकरण से। क्या आ जाएगा अपने पास ऊर्जा संवेग समीकरण से? ऊर्जा संवेग समीकरण आप लोग पीछे निकाले थे अपन। ई स्क्वायर इक्वल कितनी होती है? पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर। होती है कि नहीं होती है? होती है। तो चलो फिर एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 होती है रे, ये लो। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रही है देखो, चूंकि पी मिनिमम के इक्वल में क्या है यहाँ पे, या फिर चूंकि पी के इक्वल में क्या है? पी मिनिमम, और ई के इक्वल में क्या है? ई मिनिमम। ऊर्जा भी मिनिमम और संवेग भी मिनिमम है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि P तो अपन ने ऊपर निकाल रखा है और ये ग्रेटर देन इसके हो गया, तो ऊर्जा संवेग समीकरण से अगर P मिनिमम है तो E भी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो क्या अपन इसको ऐसे लिखते हैं, E मिनिमम स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर मिनिमम C स्क्वायर। अब ये वाली कंडीशन तो देखो ऊपर क्या बोल रही है, ये P मिनिमम जो है ये इससे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। नगण्य हो जाएगा तो इसको अपन ने लिखा नहीं, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई? E स्क्वायर मिनिमम इक्वल P स्क्वायर मिनिमम आ गया। अब क्या करोगे? स्क्वायर से स्क्वायर कर दो, काट दो, तो E मिनिमम इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास? ये लो जी, C। ओके, हाँ। अब E मिनिमम की वैल्यू आप लोग क्या कर दोगे? लिख दो। P मिनिमम की वैल्यू देखो निकाल रखी है आप लोगों ने, क्या है? 1.054 10 टू पावर -20 मल्टीप्लाई C भी साथ है। C की वैल्यू कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 होती है कि नहीं होती है? जूल। अब क्या कर दोगे? इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज कर दोगे तो इसके नीचे क्या लगा दोगे? 1.6 10 टू पावर -19, और ये किस में चेंज हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। अब आप लोग जानते हो कि अपनी गणित बहुत तेज है, तो E मिनिमम इक्वल कितना आ जाएगा? 9.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, या फिर E मिनिमम की वैल्यू मैक्सिमम या फिर किसकी अप्रोक्सीमेट आ जाएगी? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो जी, E मिनिमम की वैल्यू किसके अप्रोक्स आ जाएगी? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मिनिमम, या सॉरी फिर अप्रोक्स आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता है। आपने शुरू में माना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है, क्या माना था? या फिर सॉरी, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन, या फिर छोड़ो, सुनो, आपने शुरू में माना था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के अंदर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा तो होनी ही चाहिए। ये अपना लास्ट रिजल्ट क्या बोलता है? अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर माना था। शुरू में स्टार्टिंग में माना था कि नहीं माना था? माना था। तो अगर उसको अपन नाभिक के अंदर रखना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी चाहिए? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। लेकिन जब किसी अस्थायी नाभिक से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, क्या? जब किसी अस्थायी नाभिक से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, उसकी ऊर्जा केवल कितनी प्राप्त हुई? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुई। अर्थात इतनी ऊर्जा नहीं हो पाती है। क्या? इतनी ऊर्जा कभी भी नहीं हो पाती है। तो आपने जो शुरू में ऊर्जा बोली थी वो क्या है? ऊर्जा जो मानी थी वो क्या है? गलत है।
कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर या फिर नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की इतनी ऊर्जा कभी भी आप लोग नहीं निकाल सकते हो। तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यह आप लोग प्रूव कर चुके हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर नाभिक में उपस्थित होगा तो आप लोगों को उसके लिए इतनी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए जो आप लोग कभी भी नहीं निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है? चलो जी, ये अपना एक एप्लीकेशंस हुई। क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित नहीं हो सकता है। ओके जी, हाँ जी। अब यहाँ पे अपन ने ऊर्जा भी निकाल दी और प्रूव भी कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को अगर नाभिक के अंदर रखना है तो उसके लिए अपने को 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए जो कि अपन कभी नहीं निकाल सकते हैं। अस्थायी नाभिक के लिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कितने निकाल सकते हो? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं निकाल सकते हो। इसलिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप लोग एकदम श्योर होके बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता है। आ जाओ जी, सेकंड कंडीशन अपनी है अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात करो। क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन अपना देखो, अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करते हुए H परमाणु के H परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात करो। किसके अकॉर्डिंग? किससे? अनिश्चितता सिद्धांत से। ओके, चलो जी, ये अपन ने कोई क्या ले लिया? नाभिक। ठीक है, यहाँ अपन ने कोई क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन। इस नाभिक से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितने ले ली? r, या फिर r को क्या बोल सकते हो? त्रिज्या। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? मूल ऊर्जा स्तर। ये क्या है अपना? मूल ऊर्जा स्तर। ठीक है, इस नाभिक के ऊपर आवेश कितना है? Ze है। ठीक है, इस नाभिक के ऊपर आवेश अपन ने कितना ले लिया? Ze ले लिया। अब आप लोगों को पता है हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु जो भी लेंगे अपन, कितना लेंगे? Z = 1। कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z क्या है? 1 है। याद रखना, आगे मैं Z की जगह 1 वैल्यू पुट करूंगी तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत ना हो कि ये Z = 1 कहाँ से आया। क्यों? बात हाइड्रोजन की कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी। ओके, यहाँ मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ मूल ऊर्जा स्तर में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये केंद्र से कहाँ तक है? ये वाला केंद्र है, ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इसके बीच? r डिस्टेंस है। तो यह दूरी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता के तुल्य हो जाएगी। अनिश्चितता के तुल्य हो जाएगी। पीछे वाले के अकॉर्डिंग इसको भी क्या कर देंगे? डेल x = r। ओके, यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ मैं Z = 1। एलो जी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो इसके अंदर वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? डेल x डेल px h/2।
वही कंडीशन लगा लेंगे यदि अनिश्चितता न्यूनतम हो। क्या हो जाएगा? यदि अनिश्चितता न्यूनतम हो तो क्या हो जाएगा आपके पास? देखो, डेल एक्स डेल पी एक्स इक्वल एच कट बाई 2। वैसे ही डेल पी एक्स की वैल्यू निकाल लो, एच कट बाई 2 डेल एक्स। ओके जी। अब डेल एक्स इक्वल कितना दे रखा है आप लोगों को पता है, देखो इक्वेशन 1 के अनुसार आर दे रखा है। तो क्या यहाँ पे एल एक्स की जगह अपन पुट कर दें, डेल एक्स की जगह आर, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? डेल पी एक्स इक्वल एच कट बाई 2 आर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2, दे दिया। अब यहाँ डेल पी एक्स का मान वो ही पिछले वाले की तरह न्यूनतम संवेग पी मिनिमम के तुल्य होगा। तो क्या अपन इसको भी पी मिनिमम लिख दें? लिख दो। तो फिर सोच क्या रहे हो आप लोग? एच कट अपॉन 2r एल ओ जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दो 3। अब P मिनिमम लिख दिया तो ऊर्जा संवेग, हाँ जी, माना मूल ऊर्जा स्तर में P मिनिमम तक अपन ने बात कर ली। अब माना मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा T है। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के अंदर मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अपन क्या मानेंगे? T है। तो T इक्वल कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। तो माना मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, समझ जाना, T है। तो T इक्वल कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। होगा कि नहीं होगा? अब क्या कर दोगे भाई, यहाँ पे इस वाली इक्वेशंस को ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? m² v² अपॉन 2m। क्या कर दिया? जो अपन ने गतिज ऊर्जा मानी है उसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लोग जानते हो चूंकि mv क्या होता है? p होता है कि नहीं होता है? होता है। पर यहाँ पे p मिनिमम लेंगे अपन, क्यों? क्योंकि अपने पास क्या चल रहा है? मिनिमम। तो क्या अपन यहाँ पे ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, m² v² की जगह p² मिनिमम अपॉन 2m लिख सकते हैं इसको। चलो, अब समीकरण 3 से p मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? करो, एच कट बाई 2r हो जाएगा 2m r²। ये लो जी, कर दी। ओके, अब देखो इसको इक्वेशन दे दो आप लोग 4। किया क्या है अभी तक अपन ने? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ तक तो सेम है। अब चेंजिंग कहाँ से की है? यहाँ से। मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है? T है। T को अपन ने 1/2 mv² लिख दिया। m² इस इक्वेशंस को ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया। m से मल्टीप्लाई करके इसको अपन ने, जानते हो आप लोग कि P इक्वल क्या होता है? संवेग इक्वल क्या होता है? mv होता है। तो ये वाली वैल्यू रख के इक्वेशन 4 कर ली। माना मूल ऊर्जा स्तर में, अब मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाली है तो आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, मतलब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो चलो, माना मूल ऊर्जा स्तर में पोटेंशियल एनर्जी, क्या ले लेंगे यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी U है। तो U इक्वल आप लोग जानते हो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R क्या होती है? के Q1 Q2 अपॉन R।
होता है कि नहीं होता है? होता है। अब एक चीज मान के चलना, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग Q1 इक्वल क्या ले लोगे? क्या लोगे? ZE। ठीक है, नाभिक पे आवेश कितना लग रहा है? फर्स्ट स्टार्टिंग यहीं से होगी, तो इसको अपन ने क्या मान लिया? Q1। और Q2 किसको ले लोगे आप? इस वाले इलेक्ट्रॉन को। तो Q1 इक्वल क्या कर देंगे? ZE। Q2 इक्वल क्या कर देंगे? E। ये लो जी। एलो। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? Q इक्वल K ZE माइनस E अपॉन R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? U इक्वल K ZE स्क्वायर अपॉन R। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी अपने पास क्या आ गई? U इक्वल माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है? अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालेंगे। कुल ऊर्जा इक्वल आप लोगों को पता है टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो चलो अब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालते हैं। हाँ जी, E इक्वल क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। या फिर ऐसे कर दो T प्लस U। ये लो, T की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इक्वेशन 4 H कट अपॉन 2m R स्क्वायर प्लस माइनस कर दो, या फिर यहाँ पे K ZE स्क्वायर अपॉन R। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6। क्लियर है? अब मूल ऊर्जा, मूल स्तर की ऊर्जा की दूरी R के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होती है। अब ये जो ऊर्जा ली है ये R के सापेक्ष, यहाँ पे जो अपन ऊर्जा लेंगे ये इस R के सापेक्ष, जब भी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका? इस मूल ऊर्जा का इस R के सापेक्ष जब भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें? डिफ्रेंशिएशन करके DE अपॉन DT, सॉरी DR इक्वल क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा। तो क्या होगा? D अपॉन DR। E की वैल्यू कितनी है? H कट अपॉन 2m R स्क्वायर माइनस K ZE स्क्वायर अपॉन R। अब क्या कर दोगे आप लोग? इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। इक्वल में क्या चल रहा है आप लोगों के साथ? 0 चल रहा है। जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो माइनस 2h कट स्क्वायर अपॉन 2m R क्यूब माइनस क्या आ जाएगा? सॉरी प्लस K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 चला गया, माइनस H कट स्क्वायर M R स्क्वायर प्लस K। अच्छा, या फिर इसको क्या कर दोगे? इक्वल में लिख दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। देखो जी, माइनस से माइनस चला गया इस, अच्छा ये R क्यूब है, सॉरी यहाँ से R स्क्वायर से ये R क्यूब चला गया, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? यहाँ पे R की वैल्यू आई कि नहीं आई? क्या आ जाएगी? H कट स्क्वायर अपॉन M K E स्क्वायर। ओके, इसको अपन क्या मान लेंगे? A नोट मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको अपन? A नोट मान लेंगे। यहाँ A नोट इक्वल 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि बोर त्रिज्या क्या होती है? जो कि बोर त्रिज्या। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? आ जाओ तो फिर जल्दी से। अब यहाँ पे अपन ने इस इक्वेशंस को क्या मान लिया? देखो R इक्वल जो वैल्यू आई है उसको अपन ने
ए नोट मान लिया। अब यहाँ पे ए नोट क्या है, ए नोट की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रम होती है, जो कि बोर त्रिज्या अर्थात मूल स्तर की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, ये तुल्य हो जाएगी। तो समीकरण 6 में आर इक्वल, समीकरण 6 में आर इक्वल क्या पुट कर देंगे, ए नोट पुट कर देते हैं। तो आ जाओ फिर क्या अपने पास क्या प्राप्त होगा, मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, ई इक्वल ई मिनिमम। तो चलो फिर पुट कर दो, एच कट अपॉन 2m ए नोट माइनस की जेड स्क्वायर अपॉन ए नोट पुट कर दिया। तो चलो आ जाओ फिर ए नोट की वैल्यू आप लोग जानते हो कि क्या होती है यहाँ पे, एच कट स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। ओके, अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करो, ई मिनिमम एच कैट अपॉन क्या हो जाएगा 2m, वैल्यू पुट कर दो, एच कैट स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इक्वल की जेड ई स्क्वायर अपॉन एच कैट स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग इसको सोल्व कर लेना, होमवर्क है, और लास्ट की वैल्यू में लिख देती हूँ कि क्या आएगी। ठीक है, आप लोग इसको सोल्व करोगे और मुझे सेंड करोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे ई मिनिमम की वैल्यू आप लोगों के पास लास्ट में आएगी, सोल्व कर लेना, कैसे करते हो आई डोंट नो, बट बस मेरे को तो आंसर चाहिए। इसके लास्ट में इक्वेशन आएगी एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h कट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे m की वैल्यू भी आप लोग लिखोगे और इसकी पूरी की मैथमेटिकल वैल्यू लिखोगे, m की लिखोगे, h कट की लिखोगे, e की लिखोगे, पूरी लिखोगे, जूल में आएगी। फिर उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करके आप लोगों के पास ई मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, माइनस 2.174 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 12 अब 18 अपॉन में क्या आएगा 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये वाली आप लोगों के पास वैल्यू आनी चाहिए लास्ट में जब इसको सोल्व करोगे। याद रखना, इस पूरे को सोल्व करोगे तब ये वाली वैल्यू आएगी ई मिनिमम के इक्वल में। फिर यहाँ पे आप लोग मैथ्स की मैथमेटिकल वैल्यू रखोगे, फिर क्या करोगे, कैलकुलेशन करके ये वाली वैल्यू निकालोगे। ठीक है, फिर लास्ट में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, कर लेना।